स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। और आज से हम लोग शब्दावली की क्लास करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे छात्रों की हमेशा ये परेशानी रहती है कि मैम जो शब्दावली बुक है आपकी उसे हम किस तरह से याद करें, आप उसकी थोड़ी सी व्याख्या दे दीजिए। तो आज से हम लोग शब्दावली करेंगे और शब्दावली में आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्तनी शुद्धिकरण। आप में से जिन छात्रों के पास ये बुक है उपलब्ध है तो वो अपनी बुक को सामने रखें, और जिनके पास ये बुक उपलब्ध नहीं है तो वो ऑनलाइन ले सकते हैं। ये ऑनलाइन बुक आप लोगों को मिल जाती है। तो हम इसी बुक में आज पढ़ने वाले हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्तनी शुद्धिकरण है, और वर्तनी शुद्धिकरण का पहला सेट हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर वर्तनी शुद्धि के बारे में एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे आज हम इस सेट को करेंगे, जो हमारा सेट है यहाँ पर अभ्यास सेट 1, तो आज हम इस सेट को करने वाले हैं। अभ्यास सेट 1 है हमारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले दिया हुआ है शुद्ध शब्द और उसके साथ दिया हुआ है अभ्यास। आप मार्केट में बहुत सारी किताबें देखते हैं और बहुत सारी किताबों के साथ साथ आप ये पाते हैं, उन किताबों में आप ये देखते हैं कि जब भी वर्तनी शुद्धिकरण की बात होती है या अशुद्धि या शुद्धि, इस तरह से लिखा रहता है कि वर्तनी शुद्धि या अशुद्धि, इस तरह की बात होती है, तो वहाँ पर आप जिन भी किताबों में देखेंगे तो वहाँ आपको इस तरह से दिया होता है कि पहले आपको लिखा होता है कि यहाँ पर लिखा होता है कि अशुद्ध शब्द और इसके सामने आपको दिया होता है शुद्ध शब्द, और इस तरह से आपको एक लिस्ट दी हुई होती है। लेकिन जब आप मेरी किताब को देखेंगे तो मेरी किताब में आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द ही मिलेगा देखने के लिए। ऐसा क्यों किया है, मैं आपको यहाँ पर एक कारण बताती हूँ। जब आप मार्केट की सभी बुक को देखते हैं तो आप पाते हैं कि जैसे ये अशुद्ध शब्द दिया हुआ है तो यहाँ कोई शब्द पहले अशुद्ध लिखा हुआ होगा और उसका यहाँ पर शुद्ध दिया होगा, यहाँ अशुद्ध होगा और यहाँ उसका शुद्ध दिया होगा। तो ये जो तरीका है सभी किताबों में, ये तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो मानव है, जो वो मानव जब किसी चीज़ को सीखता है तो उसका दिमाग फ़ोटो क्लिक करने वाली प्रोसेस पे ही काम करता है। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ के बारे में हम पहली बार जान रहे हैं तो हम उसके बारे में हमारा दिमाग एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है, और हमारे साथ होता ही यही है। आप खुद ही सोचिए, दिमाग में आप ये लाइए कि जब हम बात करते हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की, आखिर क्यों हमें गलत शब्द ही हमेशा याद रहता है? तो कारण यही है कि हमारी किताबें हमको सिखाती ही यही हैं। शुरुआत में आप सबसे पहले फ़ोटो खींचिए अपने दिमाग में अशुद्ध शब्द का और उसके शुद्ध शब्द को बाद में करते रहिए। तो ये एक बहुत गलत तरीका होता है। मैंने इस तरीके को अपनी किताब से निकाल दिया है। हम अशुद्ध क्यों पढ़ें? क्या किसी एक शब्द का अशुद्ध रूप एक ही होता है क्या? नहीं, वो तो 50 तरह से लिखा जा सकता है। तो फिर हम अशुद्ध क्यों पढ़ें? हम केवल शुद्ध शब्द ही पढ़ते हैं, और जब हम शुद्ध शब्द पढ़ेंगे तो क्यों कितने भी प्रकार से अशुद्ध क्यों ना लिखा हो वो शब्द, हम उसका शुद्ध रूप पहचान लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो केवल शुद्ध शब्द पढ़ेंगे, और शुद्ध शब्द का हम अभ्यास करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार होगा हम उसी शुद्ध शब्द को बार बार लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने शब्द की। तो सबसे पहला शब्द हमारे सामने आता है अर्पण। अर्पण शब्द को आपको अब रफ कॉपी ले लेनी है अपनी इस बुक के साथ, और आपको लिखना है कि अर्पण शब्द को हम इस तरह से लिखते हैं। ये प के ऊपर जो र की मात्रा है ये प से पहले, यानी इसका उच्चारण यहाँ होता है अर्पण। ठीक है, अर्पण शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ को जब हम किसी दूसरे को प्रदान कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, उसी को हम अर्पण कहते हैं। किसी चीज़ को देना या किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को देना ही क्या कहलाता है? अर्पण कहलाता है। और इस शब्द को आप 10 बार लिखिए, यह हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। अगला शब्द आता है हमारा उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द का अर्थ होता है उजाला, या कहें कि जो प्रकाश से युक्त हो उसे हम उज्ज्वल कहेंगे। उज्ज्वल शब्द अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उज्ज्वल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान रखिए, हम इस शब्द के साथ यदि उस शब्द में कोई उपसर्ग प्रयोग हुआ है या उस शब्द में कोई प्रत्यय प्रयोग हुआ है तो हम उसकी भी जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें अपनी परीक्षाओं के हिसाब से शब्दों को पढ़ना है। तो ये शब्द हमारा उज्ज्वल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उत
प्लस ज्वल। ज्वल का मतलब प्रकाश युक्त, ठीक है, और उत यहाँ पर उपसर्ग है। ये जो त है, इस त का मेल जब इस ज से होता है तो व्यंजन संधि के कारण ये त ज में परिवर्तित हो जाता है। अब नीचे हल लगा है, इसका मतलब आधा ज, और यहाँ पर ये आधा जा, तो दोनों जा यानी दोनों आधे आधे जा आप जब मिलते हैं तो हमारे शब्द के अंदर दोनों ही ज आधे हो जाते हैं। और सदैव याद रखिए, जब आपकी परीक्षाओं में उज्ज्वल शब्द पूछा जाता है तो दोनों ज आधे आधे वाला ही शब्द आपको सही करना होता है, ठीक है, आपकी परीक्षाओं में आता है तो उज्ज्वल। अब हमें यहाँ पर कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़, उज्ज्वल शब्द कैसा लिखा जाएगा। दूसरी चीज कि उज्ज्वल शब्द में हमारा उपसर्ग है उत। और तीसरी चीज कि उज्ज्वल शब्द व्यंजन संधि से बना है। तो हमें यहाँ पर तीन चीजें मिल जाती हैं, तीन तरह के प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं। चलिए अगला शब्द हम लेते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें भी हम गलतियां कर देते हैं। तो यह शब्द भी हमारा किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है और इसमें भी हमारी संधि का प्रयोग होता है। किस किस शब्द से मिलकर बना है? शब्द है हमारा आसीही प्लस वाद। ये हमारी विसर्ग संधि होती है और विसर्ग संधि में जब हमारा ये विसर्ग किसी व से मिल रहा है या हम कहें ये किसी अंतस्थ व्यंजन से जब मेल करता है तो इनके आपस में मिलने पर ये जो हमारी विसर्ग हैं ये हमारे र में परिवर्तित हो जाता है। और जब र में परिवर्तित हो जाता है यानी ये र हमारा आधा हो जाता है, तो जब हम इस शब्द को मिलकर बनाते हैं तो ये र हमारा व के ऊपर चढ़ जाता है और शब्द हमारा हो जाता है आशीर्वाद। आसीही का मतलब हो जाता है शुभ और वाद का मतलब हो जाता है वचन। तो अर्थात शुभ वचन अर्थात आशीर्वाद क्या होता है? शुभ वचन ही होता है। तो हमारा शब्द हो जाता है आशीर्वाद। यानी ये र इस व के ऊपर चढ़ेगा तो हमारा शब्द हो जाता है। हम इसका अभ्यास करेंगे अपनी किताब पर लिखते हुए, कॉपी पर लिखते हुए। आशीर, अब ध्यान दीजिएगा, आशी, शी के बाद यहाँ पर हमें र का उच्चारण होता है और क्योंकि र हमारा यहाँ आधा है तो ये अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर जाकर सवार होता है। मैंने वर्तनी की क्लास में आपको ये समझाया है। तो शब्द हमारा आशीर्वाद हो जाता है और इसी तरह से हमें इसको लिखना है, इसी तरह से हमें इसे समझना है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला शब्द आता है हमारा अनधिकार। हमारी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है अनधिकार। अनधिकार शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें उपसर्ग लगा है हमारा अन प्लस अधिकार। इसके अंदर उपसर्ग है। आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है कि अनधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनधिकार शब्द में अन उपसर्ग होता है। अब इसमें कोई संधि नहीं लगती, यह बिना संधि से बना हुआ शब्द है या कहें यह उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा अ है ये अ इस न को पूरा कर देता है और न हमारा पूरा हो जाता है और ये हमारा वर्ण यहाँ आ जाता है, बचा हुआ टुकड़ा हमारे साथ आ जाता है और शब्द हो जाता है हमारा अनधिकार। और अनधिकार शब्द हमारा सही शब्द हो जाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम परीक्षा में अनाधिकार कर देते हैं या लेखन में अनाधिकार कर देते हैं या बोलने में अनाधिकार कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो हमें याद रखना है हमेशा कि अन प्लस अधिकार से बना शब्द अनधिकार होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला शब्द आता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द आता है। अनभिज्ञ शब्द भी इसी तरीके से अन उपसर्ग से मिलकर बना है। इसमें हम बात करेंगे अन प्लस अभिज्ञ शब्द से ये मिलकर बना हुआ शब्द है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानने वाला और अन का अर्थ हो जाता है नहीं। तो अनभिज्ञ का मतलब हो जाता है जो नहीं जानता हो। ये अ इस न को पूरा करता है, न पूरा हो जाएगा, यहाँ पर अ वर्ण सामने जुड़ जाता है और बचा हुआ टुकड़ा इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ शब्द बन जाता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब नहीं जानने वाला और अभिज्ञ का मतलब जानने वाला,
तो एक बात और हमें यहाँ पे समझ में आती है, वर्तनी शुद्धिकरण के साथ साथ हमें ये भी बात पता चलती है कि अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ और अभिज्ञ का विलोम होगा हमारा अनभिज्ञ। इस तरह से हमें विलोम शब्द के बारे में भी पता चलता है, साथ ही साथ हमें उपसर्ग के बारे में पता चलता है और साथ में हमें वर्तनी शुद्धिकरण के बारे में पता चलता है। तो जब भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो शब्दों को इसी तरह से पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने कवयित्री। कवयित्री शब्द को हम देखेंगे, शब्द दिया हुआ है। कवयित्री शब्द का मतलब होता है वह स्त्री जो कविता करती है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको वर्तनी देख रहे हैं, यानी इसकी वर्तनी शुद्धिकरण को देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे ये होता है कवयित्री। याद करना है तो जो आपको लिखकर दिया हुआ है उसी का उच्चारण करें और जो उच्चारण कर रहे हैं वही लिखा जाएगा। तो यदि आपका उच्चारण सही होगा तो आपकी लेखनी भी सही होगी, आपको ध्यान रखना है। तो ये कवयित्री है, यानी कवयित्री यानी वह स्त्री जो कविता करती है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं, 4 ऑप्शन आप देखते हैं तो आपको सही से ज्ञान नहीं हो पाता, आप नहीं समझ पाते कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैं सही करूं। आपको घबराहट होने लग जाती है या परीक्षा के एक माहौल जो होता है उससे हमारा दिमाग में उलझन हो जाती है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखना है। तो उसको याद रखने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। कवित्री का पुल्लिंग होता है कवि, ठीक है, क्या होता है, कवि। तो आप सदैव याद रखना कि जो इसका पुल्लिंग होता है यानी कवि, उसके अंदर यहाँ लघु ई होती है और जब इसका हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसके अंदर लघु ई की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आप इस शब्द की वर्तनी को याद रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या यानी अगला शब्द हमारे सामने दिया हुआ है कालिदास। कालिदास शब्द आपके सामने हैं, ध्यान दीजिएगा। यह भी हमारे एक महान कवि हैं और इनके नाम को लिखने के लिए आता है। तो जैसे काला का स्त्रीलिंग काली आप लिखते हैं तो उस पर दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यह नाम है, ये कालिदास नहीं कालिदास होगा, यानी ल के ऊपर चढ़ने वाली ई लघु होगी। अगर आप इस बात का फोकस कर लेते हैं तो क्योंकि आपको आता है कालिदास लिखना, जब आप लिखेंगे काली तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो ये ई है वो हमारी लघु ई होगी, ना कि दीर्घ, और हम इस तरह से कालिदास शब्द लिख पाएंगे। ठीक है, यह हमारे कवि का नाम है। तो जिन शब्दों में अगर आपका कोई नियम नहीं लगता है तो उन शब्दों को याद रखने के लिए आप उनकी जो स्वर है या उनकी जो वर्तनी में जो शब्द दिए हुए हैं उन पर फोकस करें। आगे शब्द आता है हमारा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ होता है जो इतिहास से संबंध रखता है। ऐतिहासिक शब्द आपका बना हुआ है इतिहास शब्द में। इतिहास शब्द में हमने एक प्रत्यय जोड़ा है। ठीक है, क्या जोड़ा है? एक प्रत्यय। अब हमें एक बात पता चलती है कि ऐतिहासिक शब्द में हमारा प्रत्यय कौन सा है, तो एक प्रत्यय है। तो ये हमें पता चल जाता है। इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि जब हम किसी शब्द में इक जोड़ते हैं तो यह इक कई सारे परिवर्तन करता है शब्द में। किस तरह का परिवर्तन करता है कि यह अंतिम स्वर को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है। अंतिम शब्द है हमारा, अंतिम जो अक्षर है स, इसमें जो स्वर है वो है अ। इस अ को हटाकर यह स्वयं जुड़ जाएगा, यानी एक जुड़ गया। अब इसके बाद हमारे पास जो जोड़ा बचा है, फिर क्या करता है ये कि जो इसका प्रथम स्वर होता है उसमें दीर्घ परिवर्तन करता है। तो जब हम इसको लिख रहे हैं तो इसका प्रथम स्वर क्या बचता है? हमारा ई, और ये इसमें दीर्घ परिवर्तन क्या करता है? तो ध्यान रखना, इक के लिए जब हमारे इक की बात आती है तो हम इन 4 वर्णों की बात करते हैं, यानी इन 4 स्वर की। इन 4 स्वर में अगर हम दीर्घ सबसे माने तो वो ये हो जाता है। अब इन 4 में से कोई सा भी वर्ण आपका होगा, परिवर्तन सदैव इसमें होगा। तो यहाँ ये जो हमारा ई है ये दीर्घ परिवर्तन देकर हमेशा क्या हो जाता है?
ये हो जाता है और शब्द हो गया हमारा ऐतिहासिक। और इस तरह से प्रत्यय से बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आपकी परीक्षाओं में यानी जिनसे आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बार बार आते हैं। और अगर आपने एक प्रत्यय को लगाना सीख लिया तो आपको ये समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं या अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है हमारा आहार। अगला शब्द आ जाता है हमारे पास आहार। आहार शब्द को ध्यान रखना है, हमें लिखना है आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। ठीक है, भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है तो आहार शब्द का प्रयोग होगा। ये बहुत आसान है, बहुत सरल है और ये लगभग सभी छात्र इसको सही कर पाते हैं। आगे आता है अगला शब्द है हमारे सामने ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द चांदनी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका पर्यायवाची होता है? चांदनी का। चांदनी का पर्यायवाची है ज्योत्सना। अब यह किसी शब्द से मिलकर नहीं बना हुआ है तो इसको याद रखने के लिए हम इसे याद रख सकते हैं कि जब हम ज्योत्सना लिखते हैं तो इसमें त और श ये दोनों ही आधे होते हैं, तो इनको हमेशा याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? आप जब लिखेंगे ज्यो लिखेंगे और अपने दिमाग में ये फोकस रखिए कि जो त है हम उसको भी आधा लिखेंगे और जो श है वो भी हम आधा लिखेंगे और उसके बाद ना तो ज्योत्सना हम लिख देंगे और ये हमारा शब्द जो है शब्द सदैव सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे। अगला शब्द आता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप के शब्द की बात करते हैं हम, तो ध्यान देना, हस्त मतलब होता है हाथ और इसके बाद शेप लगता है। इसके बीच में हमें क का उच्चारण समझ में आता है कि जब हम बोलते हैं हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी भी बात में मतलब किसी दूसरे की चीज़ में अपनी टांग अड़ाने वाली बात हो जाती है, उसको कहते हैं कि कोई भी लेन देन ना होना या कोई इंटरफेयर। अगर हम अंग्रेजी शब्द को अगर यहाँ पे प्रयोग करें तो किसी चीज़ में कोई इंटरफेयर न करना हस्तक्षेप कहलाता है। तो हस्तक्षेप में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको का यहाँ क की ध्वनि आपको सुनाई देती है, लेकिन ये ध्वनि किस कारण से होती है? इस छ के कारण होती है, क्योंकि इसमें आधा क और ये मूर्धा श से मिलकर बना होता है, इसलिए ये इसका उच्चारण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोकस करना है कि इसमें आधा क नहीं होता, हमें ये याद रखना है। अगला शब्द हमारे सामने आता है हिरण्यकशिपु। याद रखिएगा, हिरण्य, हिरण्य का मतलब होता है सोना, स्वर्ण। ठीक है, कशिपु मतलब आप कह सकते हो सेज। ठीक है, सोने की सेज को हिरण्यकशिपु या सोने की सेज पर सोने वाला उसे हिरण्यकशिपु कहते हैं। कशिपु, अब कश्यप नहीं लगाना है, ये बात याद रखिएगा। ये शब्द आता है परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो हिरण्य कशिपु, शिपु करके याद रखिए, शिपु आपको बोलना है और इस तरह से आपको यह शब्द याद होता है। अगला शब्द आता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द की बात अगर हम करें तो यह शब्द हमारा अध्यात्म, अध्यात्म प्लस इक से मिलकर बना है। इसमें एक का प्रयोग किया है तो वही है, अंतिम स्वर को हटाकर एक जुड़ जाता है और जो पहला स्वर है उसमें दीर्घ परिवर्तन कर देता है और शब्द हमारा हो जाता है आध्यात्मिक। ठीक है, क्या हो जाता है? आध्यात्मिक। आप में से बहुत सारे छात्रों के दिमाग में रहेगा कि मैम ये त के आगे से ई की मात्रा हमने क्यों लगाई है? तो हमने इसलिए लगाई है क्योंकि जो म है वो म त व्यंजन को सहारा दे रहा है अपने स्वर की मदद से, तो म का स्वर यहाँ पर ई है तो इसलिए त को सहारा दे रहा है तो वो त से पहले ही लगेगा। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप लोगों को मेरी वर्तनी वाली क्लास पढ़नी होगी। ठीक है, या फिर मैं आपको यहीं पे किसी दिन विस्तार से समझा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है अस्वीकार। अस्वीकार शब्द हमारा किस तरह से बना है, हम इसे ध्यान देते हैं। यह शब्द हमारा बना है अ प्लस स्वीकार। स्वीकार मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना। अगर हम अंग्रेजी शब्द लें तो किसी चीज को हाँ करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना स्वीकार कहलाता है। और इसमें हमने अ उपसर्ग जोड़ा तो क्या हो गया इसका अर्थ? नहीं। तो जब हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते उसी को हम अस्वीकार कहते हैं। तो यह बहुत आसान है, स्वीकार शब्द में अ लगाकर हमने बनाया है
अस्वीकार। ठीक है, अगला शब्द आता है हमारा उन्मीलित। उन्मीलित शब्द के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है खुला हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। जैसे हम देख सकते हैं कि किसी आंखों का खुलना, जिस तरह से हम कहें कि किसी की आंखें उन्मीलित हैं, मतलब खुली हुई हैं, तो उन्मीलित हमें याद रखना है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, उन शब्द है हमारा, उन दिया हुआ है और ये बना हुआ तो है मिलित। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो उन्मिलित, इसमें ये सीधा सीधा लगा है, यानी उपसर्ग की वजह से है। तो उपसर्ग में आपको शब्द याद रखना है उन्मीलित, मीलित। ठीक है, तो शब्द हमारा हो गया खुला हुआ, ओपन जिसे आप कह सकते हैं। अगला शब्द आता है हमारे सामने अनुगृहीत। अनुगृहीत, गृहीत का मतलब होता है ग्रहण करना, और लेकिन अनुगृहीत शब्द जब बनता है तो इसका अर्थ हो जाता है एहसान मानने वाला, अर्थात एहसान ग्रहण करने वाला या एहसान मानने वाला। तो इसमें आपको एक चीज़ फोकस करनी है, यानी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और वो है ग। यानी ग के नीचे री की मात्रा, यानी ग्री, ये ग्री होता है, ग्र नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। अनुगृहीत, री की मात्रा लगेगी, हमें इस तरह से इस शब्द को याद रखना है। तो हम इस शब्द को किस तरह से लिख सकते हैं? अनु, याद रखेंगे, अनुगृहीत। ठीक है, ह पर दीर्घ ई की मात्रा होगी, अनुगृहीत। ठीक है, इस तरह से ध्यान देंगे। नेक्स्ट शब्द हमारा आता है, अगला हमारे पास शब्द है वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द यह भी हमारे जो विद्वान हैं, यानी जो हमारे कवि हैं, उनका नाम है, और इनके नाम में भी जो हमें फोकस करना है वो ये फोकस रखना होता है कि म के ऊपर हमारी दीर्घ ई और क के ऊपर हमारी लघु ई। तो आप कहेंगे कि मैम हमें दीर्घ ई और लघु ई में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यही हमें समझ में नहीं आती है चीज़ें कि किस तरह से लिखें। तो हमेशा आपको अपने बोलने पर ध्यान देना है या इसके उच्चारण पर ध्यान देना है। हम लिखेंगे वाल्मी, वाल्मीकि। तो शब्द क्या होता है? वाल्मीकि। तो जब हमें पता होता है क के ऊपर झटके से ई की मात्रा आ रही है, यानी वो लघु है। अगला शब्द है हमारा विरहिणी। विरहिणी शब्द पर हम ध्यान देंगे, यह शब्द हमारा बना हुआ है विरह प्लस इणी से। ठीक है, दोनों शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है हमारा विरहिणी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस शब्द में जो हमारा ये न है, ये न ड़ में क्यों बदल गया? क्योंकि इस शब्द में ये र का प्रयोग हुआ है, और ऐसा नियम है शब्दों के अंदर, ये हर जगह तो लागू नहीं होता लेकिन संस्कृत शब्दों में लागू होता है कि अगर र के बाद पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी स्थान पर यदि न पाया जाता है तो वह न ड़ में बदल जाएगा, ऐसा नियम होता है। तो यहाँ पर यही होता है, ये जो न है ये किस में बदल जाता है? ड़ में बदल जाता है। और शब्द हो गया हमारा विरहिणी। विरह का मतलब होता है अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर रहने पर जो संताप होता है उसे विरह कहते हैं, और इस संताप में रहने वाली स्त्री को विरहिणी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो शब्द लिखना है विरहिणी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारा अधीन। शब्द कहता है अधीन। अधीन का मतलब होता है किसी की गुलामी में होना। ठीक है, अधीन या किसी के अंडर में होना। ठीक है, अगर अंग्रेजी शब्द देखें तो इस शब्द को अक्सर आपकी परीक्षाओं में वाक्य शुद्धिकरण में पूछा जाता है या शब्द वर्तनी देकर पूछा जाता है। तो आपको सदैव याद रखना है कि यह अधीन शब्द होता है। परीक्षा में आप देखेंगे या हम बोलते हैं तो हम इसको अधीन कह देते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका आपको मैं बता देती हूँ। जब परीक्षा में आता है या शब्द आपका दो विकल्प में, एक में अधीन और एक में अधीन दिया होता है, तब भी हमारे छात्र जो हैं वो विचलित हो जाते हैं कि इसमें कौन सा उत्तर हमें रखना है। तो आपको इसे याद रखने का तरीका ऐसे रखना है कि हमारे पास जो अंतर है वो दो चीजों का होता है, एक लघु अ और एक होता है दीर्घ आ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम इसको कह सकते हैं छोटा अ और बड़ा आ। तो आपको हमेशा याद रखना है अधीन शब्द का अर्थ होता है किसी के
गुलामी में, यानी किसी के अंडर में होना या किसी की गुलामी में होना। जब कोई किसी की गुलामी में होता है या किसी के कंट्रोल में होता है या किसी के नियंत्रण में होता है तो वह उसका क्या होता है, एक तरह से गुलाम होता है या वो उससे छोटा होता है। जो छोटा होता है वही तो उसके नियंत्रण में रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जो छोटा अ वाला अधीन होगा वही सही शब्द होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मैं आपको सारे तरीके बता देती हूँ कि किस तरह से आपको शब्दों को याद रखना है। ठीक है, तो अधीन शब्द में अ यानी लघु अ का प्रयोग होगा, दीर्घ अ का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये हमें याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द आता है हमारा गृहस्थ। शब्द का मतलब होता है वह व्यक्ति जो घर परिवार में लगा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, गृहस्थ। शब्द है हमारा गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब होता है वह व्यक्ति जो घर परिवार में लगा हुआ है। और एक दूसरा शब्द आता है गृहस्थी। ठीक है, क्या आता है, गृहस्थी। गृहस्थी का मतलब होता है घर परिवार। तो सदैव याद रखना, जिसमें ई की मात्रा लगी है यानी दीर्घ ई लगा है उसका मतलब घर परिवार होता है, और जिसमें मात्रा नहीं लगी होती उसका मतलब वह व्यक्ति जो घर परिवार में लगा हुआ है, तो गृहस्थ हो जाता है। और जब इनका विलोम की बात आती है तो यहाँ मैं बता देती हूँ, इनका विलोम आएगा, जैसे गृहस्थ है तो गृहस्थ का विलोम आ जाएगा सन्यासी। ठीक है, क्या आ जाएगा, सन्यासी। याद रखिएगा, इसकी भी वर्तनी आती है आपकी परीक्षा में। और जब गृहस्थी होता है इसका विलोम आता है तो इसका विलोम आता है सन्यास। ना भी होगा और जो अनुस्वार की बिंदी है वो भी लगेगी, ये भी याद रखिएगा। सन्यास, अब ऐसे मत कर देना कि मैम गृहस्थी का सन्यासी हो जाएगा, नहीं। सन्यासी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने सन्यास ले रखा है, तो इसका विलोम क्या होगा, वह व्यक्ति जिसने परिवार से संबंध बनाया हुआ है। ठीक है, और गृहस्थी का मतलब घर परिवार हो गया, और सन्यास का मतलब जो घर परिवार से अलग हो जाने वाले भाव है उसको सन्यास कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा गरिष्ठ। गरिष्ठ, ठ ध्यान रखिएगा, इसमें ट नहीं होता है, ठ होता है। गरिष्ठ बोलेंगे हम। गरिष्ठ का मतलब होता है वह भोजन जो कठिनाई से पचता है, या एक शब्द में कहें तो हम पकवान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पकवान। तला हुआ भोजन, तला भुना भोजन जो होता है वो गरिष्ठ होता है। तो गरिष्ठ हम लिखेंगे, आपको अभ्यास करना है। गरिष्ठ शब्द है आपका गरिष्ठ। ठीक है, तो इसका अभ्यास करिएगा, और जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो ये शब्द किए हैं, इन सारे शब्दों को अपनी रफ कॉपी पर कम से कम 10-10 बार आप अभ्यास करेंगे तो यह सारे के सारे शब्द आपके अपने हो जाएंगे। हमारा जो उद्देश्य रहेगा इन क्लासेस को लेकर, हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि हम एक दिन में एक सेट करेंगे। ठीक है, एक दिन में एक सेट करेंगे। किसका, वो वर्तनी का हो सकता है, वो पर्यायवाची का हो सकता है, वो विलोम का हो सकता है। तो इस तरीके से, और कुल मिला के अगर हम अपनी पूरी किताब में देखें, जो हमारी किताब है, कौन सी किताब, जो मैंने आपको बताया, ये जो हमारी किताब है, अगर हम इस किताब में देखेंगे तो जो हमारी परीक्षा में हमारी शब्दावली पूछी जाती है, लगभग 40% जो हमारे प्रश्न होते हैं वो शब्दावली से होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए। आप में से जो छात्र इस बुक को खरीदना चाहते हैं, जिनके पास है तो वो अपने साथ लेके रहें, और जिनके पास नहीं है तो वो या तो अमेजोन से मंगाएं या फ्लिपकार्ट से मंगाएं। अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको पता नहीं चल रहा कहाँ से कैसे लें, तो दिए हुए नंबर पर आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। यहाँ से हमारी टीम आपको इस किताब को उपलब्ध करा देगी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।